सोचिए, एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक बूढ़ा आदमी, उसके हाथ में एक फिशिंग लाइन, और वो उसे अपनी आखिरी बची कुची हिम्मत से थामे हुए है। बस यही एक लाइन, यही एक इमेज इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। इसी एक सीन में उस बूढ़े आदमी का पूरा संघर्ष, उसकी पूरी लाइफ का जो एसेंस है, वो छिपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आइए सबसे पहले इस ना भूलने वाली कहानी के प्लॉट को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इंसान के हौसले की दास्तान है, उसके स्ट्रगल की एक एपिक स्टोरी है। आपकी टेक्स्ट बुक में यूनिट 4.5 है एक बुक रिव्यू, और ये रिव्यू लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के वर्ल्ड फेमस नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी के ऊपर। हम इस रिव्यू को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये रिव्यूअर इस महान कहानी के बारे में क्या फील करता है। रिव्यू की पहली लाइन ही हमें सीधा कहानी के हीरो से मिलवाती है। An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck. एक बूढ़ा क्यूबन मछुआरा है, यहाँ दो वर्ड्स पर फोकस कीजिए, ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी उसके पास उम्र का तजुर्बा भी है और अपने काम का एक्सपीरियंस भी। लेकिन इन दोनों चीजों के होते हुए भी उसकी किस्मत, उसका लक बिल्कुल उससे रूठा हुआ है। जिंदगी का ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना, कि आपके पास हुनर भी है, एक्सपीरियंस भी है, पर कामयाबी नहीं मिल रही। उसका बैड लक कितना बुरा है, ये नंबर हमें बताता है 84 84 days। For 84 days he has not caught a single fish। जरा सोचकर देखिए, लगभग 3 महीने हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर समुद्र में जाना और हर शाम खाली हाथ निराश होकर लौट आना। 84 का ये नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उसकी कंटिन्यूअस फेलियर और उसके टूटते हुए पेशेंस का एक पावरफुल सिंबल है। इस अकेलेपन और नाकामयाबी में उसका एक ही सहारा था, हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस मैनोलिन। उसका एक यंग और डिवोटेड यानी पूरी तरह से समर्पित चेला मैनोलिन। लेकिन अब वो भी उसके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनोलिन के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया है कि वो इस अनलकी बूढ़े को छोड़कर किसी दूसरे सक्सेसफुल फिशरमैन के साथ काम करना शुरू करे। ये उस बूढ़े आदमी के लिए सिर्फ एक साथी का दूर जाना नहीं था, ये उसके एक्सपीरियंस पर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक और गहरी चोट थी। 84 दिन की नाकामयाबी, आखिरी साथी का छूट जाना, इसके बाद तो कोई भी इंसान हार मान लेगा, राइट? लेकिन ये बूढ़ा आदमी, ये अलग मिट्टी का बना है। द ओल्ड मैन रिजॉल्व्स टू सेल आउट फार्दर। वो रिजॉल्व करता है, यानी एक अटल संकल्प लेता है, एक सॉलिड डिसीजन लेता है। क्या? कि वो समुंदर में बाकी सभी मछुआरों से भी आगे जाएगा। ये उसकी जिद है, अपने बैड लक को, अपनी किस्मत को एक डायरेक्ट चैलेंज देने का फैसला है। और फिर 50वें दिन, द 85th डे, उसकी हिम्मत रंग लाती है। वो एक विशाल, एक जॉयंट मार्लिन मछली को हुक कर लेता है। एक पल के लिए लगता है वाओ, फाइनली जीत मिल ही गई। लेकिन बट द मार्लिन इज टू स्ट्रांग फॉर हिम। लेकिन वो जीत इतनी आसान कहाँ थी? वो मछली इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो बूढ़े आदमी से खिंची ही नहीं जा रही थी। उल्टा वो मछली ही उसकी छोटी सी नाव को समंदर में आगे खींचने लगती है। सोचो, एक स्ट्रगल खत्म हुआ तो एक नया और भी बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। तो रिव्यू हमें इस कहानी का कोर आइडिया बताता है। द ओल्ड मैन एंड द सी उस बूढ़े आदमी के स्ट्रगल की स्टोरी है। पहले तो उस जॉइंट मार्लिन के साथ उसकी 2 दिन और 2 रात चलने वाली बैटल, और उसके बाद जब वो थका हारा लौट रहा होता है तब शार्क्स के साथ उसकी बैटल। एक स्ट्रगल के बाद दूसरा, फिर तीसरा। ये कहानी एक कंटिन्यूअस, ना खत्म होने वाली लड़ाई की है। ओके, सो कहानी का प्लॉट तो अब हमें समझ आ गया है। लेकिन किसी भी आर्ट को, किसी भी स्टोरी को अगर पूरी तरह फील करना है ना, तो उसके आर्टिस्ट को, उसके क्रिएटर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी उनके दिल और दिमाग से कैसे निकली। हेमिंग्वे की अपनी लाइफ स्टोरी उनकी राइटिंग की है। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया था और श्रैपनल से, यानी बॉम्ब के टुकड़ों से बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था कि इस एक्सपीरियंस ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी ऑलमोस्ट हर कहानी में आपको हार और मौत के खिलाफ इंसान का स्ट्रगल दिखेगा। ये किताब 1952 में पब्लिश हुई, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की भयानक तबाही से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे टाइम में हार ना मानने की ये कहानी लोगों के लिए एक उम्मीद, एक इंस्पिरेशन बन गई। हेमिंग्वे की फिलॉसफी, उनका मैसेज बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि लाइफ में हार और मौत तो आनी ही है,
दे आर इनएविटेबल, लेकिन एक इंसान का फर्ज है उनके खिलाफ स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। और इस लड़ाई में आपके दो सबसे बड़े हथियार हैं, डिटर्मिनेशन यानी आपका दृढ़ निश्चय, और एंड्योरेंस यानी आपकी सहन शक्ति। जैसे हमारे देश में दशरथ मांझी ने सिर्फ एक छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ काट दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पास डिटर्मिनेशन और एंड्योरेंस थी। इस नॉवल का बूढ़ा आदमी भी उसी ह्यूमन स्पिरिट का जीता जागता सिंबल है। अब बात करते हैं लेखक के जादू की, यानी उनके लिखने के अंदाज की, उनके राइटिंग स्टाइल की। हेमिंग्वे का स्टाइल इतना यूनिक है कि पूरी दुनिया में उसकी एक अलग ही पहचान है। आखिर क्या खास है उसमें? आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, उनका स्टाइल है सिंपल, पिथी। पिथी का मतलब होता है सटीक, संक्षिप्त, यानी कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देना। वो छोटे, सीधे साधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस लिखते हैं। उनकी राइटिंग में एक्सट्रीम इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है, मतलब एक भी वर्ड फालतू नहीं होता। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से सब कुछ फालतू हिस्सा निकालकर सिर्फ मूर्ति को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही हेमिंग्वे शब्दों के साथ करते हैं। ये स्टाइल आम किताबों के लंबे, घुमावदार और मुश्किल शब्दों से भरे सेंटेंसेस से एकदम अलग है। लेकिन उनकी ये सादगी, ये सिंप्लिसिटी डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव यानी भ्रमक, धोखा देने वाली। आपको पढ़कर लगेगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है? पर असली गहराई उस सादगी के नीचे छिपी हुई है। रिव्यूअर कहता है कि आप उनकी किताब को बार बार पढ़ सकते हैं और हर बार आपको न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की नई नई परतें मिलेंगी। ये बिल्कुल संत कबीर के दोहे जैसा है, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। छोटी सी बात, लेकिन उसमें समुद्र जैसी गहराई। अब आते हैं इस रिव्यू के सबसे पर्सनल, सबसे सच्चे हिस्से पर। यहाँ रिव्यूअर एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता है, यानी वो एक बात पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि इस किताब के साथ उसका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो समय के साथ कैसे बदला। रिव्यूअर कहता है कि जब उसने ये नॉवल पहली बार पढ़ा तो वो बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड था। उस पर इस कहानी का कोई असर नहीं हुआ, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन एक चीज उसके दिमाग में अटक कर रह गई, एक विविड इमेज, एक बिल्कुल साफ तस्वीर उस बूढ़े आदमी की जो अपनी आखिरी ताकत से फिशिंग लाइन को पकड़े हुए था। फिर कई सालों के बाद जब उसने किताब दोबारा पढ़ी तो जैसे एक जादू सा हो गया। इस बार ही वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। वो इस कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि वो उसके दिल को छू गई। ये इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही किताब आपको अलग अलग एज में बिल्कुल नए एक्सपीरियंसेस दे सकती है। तो आखिर दूसरी बार में रिव्यूअर को ऐसी क्या चीजें दिखीं जो पहली बार में नहीं दिखी थी? सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के कैरेक्टर की फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ, उसकी वो ना टूटने वाली मेंटल पावर। फिर मनोलिन का क्वाइट डिवोशन, उसका शांत बिना दिखावे वाला समर्पण, और उसकी एम्पैथी यानी बूढ़े के दर्द को महसूस करने की एबिलिटी। उन दोनों के बीच का हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप, वो रिश्ता जो दिल को एक गर्माहट देता है। समुंदर और उसके जीवों की खूबसूरत डिस्क्रिप्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट द नोबल स्ट्रगल ऑफ बोथ द मैन एंड द मार्लिन। सिर्फ आदमी का नहीं, उस विशाल मछली का संघर्ष भी नोबल यानी श्रेष्ठ और सम्मान के लायक है। दोनों अपनी जिंदगी के लिए पूरी इज्जत से लड़ते हैं। अब तक हमने इस रिव्यू की काफी गहराइयों को समझा है। चलिए एक पल रुककर थोड़ा सोचते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और साफ करेगा। ये कोई टेस्ट नहीं है, बस एक छोटा सा चेक इन है टू सी व्हाट वी रिमेंबर। सवाल बहुत सिंपल है और इस कहानी के दिल से जुड़ा हुआ है। हु वॉज द यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस? उस नौजवान और समर्पित शिष्य का नाम क्या था जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की? टेक अ मोमेंट टू थिंक। एब्सोल्युटली राइट, उसका नाम था मैनोलिन। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान और प्यार सक्सेस या फेलियर का मोहताज नहीं होता। ओके, अब हम इस लेसन के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इस कहानी से जुड़े कुछ ज़रूरी शब्दों को समझेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो, और फिर पूरे रिव्यू का एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। चलिए इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एक नए तरीके से समझते हैं। इन्हें एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि कहानी के पार्ट्स की तरह देखते हैं। सबसे पहले संघर्ष से जुड़े शब्द। जब बूढ़ा आदमी आगे जाने का रिजॉल्व्स यानी संकल्प लेता है तो ये उसकी एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। उसकी फॉर्मिडेबल यानी प्रचंड हिम्मत के सामने मार्लिन भी डेस्परेटली यानी बेचैनी से लड़ती है। ये एक नोबल यानी श्रेष्ठ लड़ाई है जिसमें जीत या ट्रायम्फ से ज्यादा लड़ाई का सम्मान है। अब देखते हैं कैरेक्टर्स से जुड़े शब्द।
मैनोलिन एक डिवोटेड अप्रेंटिस, एक समर्पित शिष्य है। वो एम्पथेटिक है, यानी उसमें दूसरों के दुख को समझने की शक्ति है। उनका रिश्ता हार्ट वार्मिंग यानी दिल को छू लेने वाला है। और आखिर में राइटिंग स्टाइल के शब्द। हेमिंग्वे का स्टाइल पिथी यानी सटीक है, लेकिन उसकी सादगी डिसेप्टिव यानी भ्रामक है। लेकिन इससे एक विविड यानी स्पष्ट इमेज जरूर बनती है। बाकी शब्द जैसे मार्लिन, श्रापनल, सिंपथीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से जब आप शब्दों को कहानी से जोड़कर याद रखेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के इस बुक रिव्यू से हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ फाइनल पावरफुल रिकैप। पॉइंट नंबर 1, एक अकेले बूढ़े आदमी का संघर्ष हमें इंसानी एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति की लिमिटलेस पावर दिखाता है। पॉइंट नंबर 2, हेमिंग्वे का सिंपल सटीक स्टाइल हमें सिखाता है कि सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे सादे शब्दों में ही कही जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, असली जीत, अ ट्रू ट्रायम्फ, मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस सफर में पूरी शिद्दत से संघर्ष करने में है। द स्ट्रगल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द विक्ट्री। एंड पॉइंट नंबर 4, एक महान किताब एक आईने की तरह होती है। किताब नहीं बदलती, हम बदलते हैं, और हर बार जब हम उसे देखते हैं हमें उसमें एक नया चेहरा दिखता है। तो ये कहानी हमसे आखिर में एक सवाल पूछती है, क्या पूरी तरह हार कर भी जीतना मुमकिन है? ये कहानी कहती है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. अगर आपको ये लेसन पसंद आया और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।